खालिद साहब, ये जिस तरह से सैयद नईर साहब कह रहे हैं कि जी वो ईरान के ऊपर फिर से अटैक करना चाह रहे हैं, और अभी जो ट्रंप ने एक स्पीच की है उसके अंदर उसने कहा कि ईरान की जो जौहरी ताकत है, उसकी जो सलाहियत है, हमने उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये पहली दफ़ा नहीं कहा, इससे पहले उन्होंने कई बार कहा कि जी हमने ईरान के अंदर जो जौहरी मवाद था, उसकी जौहरी सलाहियत थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। अब ईरान जो है वो सदियों तक जो है वो जौहरी सलाहियत जो है अपने अंदर पैदा करने की अहलियत नहीं रखता है। मगर ये अभी सैयद नईर अहमद साहब ने एक नया नुक्ता पेश किया है कि नहीं, ईरान के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, उसकी जौहरी सलाहियत बरकरार है, वो किसी भी वक्त उभर सकता है, और इसी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर एक नया अटैक होने जा रहा है। जी शुक्रिया वंस अगेन। एक्चुअली ईरान पे जब उन्होंने हमला करना होगा तो वो तो आपने देखा है ना, पिछली दफ़ा भी किसी कोई रोक ना नहीं पाया उसको। वो अमरीकी आए, अमरीकी बम्बारों ने उनके न्यूक्लियर तनसीबात पे हमला किया और चले गए, और ईरान ने बेचारे कतर पे ही 2-3 मिसाइल मार दिए और अपने ही मुसलमान मुल्क पे, और वो उससे कोई कंक्लूसिव चीज़ नहीं आई। असल में अगर देखा जाए ना, तो अगर मैं एक ही सेंटेंस में मुस्लिम उम्मा को एक ब्रैकेट में फ्रेज करके पेश करूं, तो इसको कहते हैं द ग्रेट फॉल ऑफ मुस्लिम उम्मा। यानी आप देखें कि मोहम्मद अली जना साहब का आज़म रहमतुल्लाह है, उनका ये था कि हमने इसराइल को नहीं माना। उन्होंने ख़त लिखा था उस वक्त अमरीकी सदर के। पहले तो सारे मुस्लिम उम्मा इस पे इत्तेफाक था कि इसराइल मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता, इसराइल का इस इलाके पे कोई हक नहीं है। लेकिन जैसे ही वक्त बढ़ा, हमें मार पड़ी मुसलमानों को, फिर हमने एग्री कर लिया कि 1967 के जो हदबंदी है उस पे 2 मुल्कों का क़याम किया जाए। फिर जब उसके बाद दोबारा हमें और मार पड़ी मुसलमानों को, हमें मतलब मुसलमानों को, तो फिर इस पे एग्री हुआ कि जो भी इसराइल के पास इलाके हैं, चाहे उसने कब्ज़े भी किए हों, आप बस 2 स्टेट्स बना दें, फ़लस्तीन और इसराइल। इसी के लिए सारी मुस्लिम उम्मा और मुसलमान मुल्क को टीवी देख रहे थे कि ट्रंप साहब अब 2 मुल्कों का ऐलान करेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने तो इतनी मार खा ली है कि अब उन्होंने वो 67 वाली जंग के 67 के हदूद हैं, इसराइल के कब्ज़े, वो सारे तस्लीम। अब मुसलमान ये इंटरेस्टेड थे कि गज़ा और मगरबी किनारे को मिला के एक फ़लस्तीन की रियासत बना दी जाए। लेकिन हैरानगी के तौर पे उन 20 नुकात में फ़लस्तीन का कहीं जिक्र नहीं था, और उन 20 नुकात में नेतन्याहू ने आके कह दिया कि फ़लस्तीन कभी भी नहीं बनेगा इसराइल की सरजमीन पे। सही। तो ये तो हमारा हाल है कि जो 20 नुकात हुए हैं, और फिर आप देखे हैं कि जो 8 ममालिक का इत्तेहाद बना है, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जाके क्या करेंगे इन सरजमीन पे। तो मैं तो ठीक है। इसको कहता हूँ द ग्रेट फॉल ऑफ मुस्लिम उम्मा। सही। नैयर साहब, खालिद साहब ने भी यही बात की है, और आज जो इसहाक डार साहब भी यही कह रहे थे कि जो इसराइल है वो गज़ा को और वेस्ट बैंक जो है खुसूसन उसको हड़प करना चाहता है। तो फिर बात उसी के ऊपर रुकी हुई है। एक तो उसे आज़ाद रियासत जो है वो ना तस्लीम किया जाए, दूसरा ये कि अगर उसे वहाँ पे रिहेबिलेशन का अमल हो तो वो इतना कंट्रोल्ड हो कि इसराइल को हर एक चीज़ का पता हो, वो वहाँ बाकायदा वहाँ पे मौजूद हो। और ये उसकी एक शिक भी है कि जब तक रिहेबिलेशन होगी इसराइल वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो फिर यानी इतने कंट्रोल के साथ अगर वहाँ पे रिहेबिलेशन होगी तो फिर तो लगता है कि फ़लस्तीनी जो है बिल्कुल उनकी उंगलियों के ऊपर नाचेंगे, और उसको चप्पे चप्पे का इल्म होगा, उसकी वहाँ पे चौकियाँ होंगी, वहाँ पे उनकी मिलिट्री मौजूद होगी। ये तो फिर और तरह का फ़लस्तीन बनेगा। जी रमजान शेख साहब, अभी खालिद मंसूर आफरीदी साहब ने प्रोग्राम में जब स्टार्ट लिया तो उन्होंने एक जुमला फरमाया कि बेचारे ईरानियों ने 2-4 मिसाइल अपने ही दोस्त मुल्क कतर के ऊपर फेंके थे। तो उसमें मैं अर्ज करूंगा कि ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन इससे पहले ये हुआ था कि पूरा इसराइल जो है उसकी ईंट से ईंट बज गई थी, और उनका मोसाद का हेडक्वार्टर, उनके दूसरी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर, और तीसरी जो भी उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिसर्च सेंटर था, उनकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी। और ये जंग ईरान को मजबूरी में उस वक्त बंद करनी पड़ी जब अमेरिका डायरेक्ट बमबारी पर आ गया था, और उनके B-2 बमबारों ने वहां पर ईरान के एक न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट के पास बहुत जबरदस्त तबाही मचाई थी। तो मैं सिर्फ ये एक करेक्शन के तौर पर बताऊं कि ईरान ने जो इसराइल के साथ कर दिया, वो इसराइल वहां खत्म हो चुका था, और उसके बाद अगर अमेरिका उनकी मदद ना करता तो फिर शायद इसराइल कभी उठ ही ना सकता। ये तो खैर उस वक्त की बात है।
अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो इसराइल की नीयत है वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी फलस्तीनी रियासत बने जिस तरह आपने फरमाया रमजान साहब, तो वो इसराइल के बिल्कुल जेर ताबे हो और हर एक चीज का उसको ABCD का पता हो वहां पर। ये है थोड़ी सी अभी इनकी फ्यूचर प्लानिंग। इनकी तो आपको पता है पहले फ्यूचर प्लानिंग ये थी कि यहाँ पर ना कोई रिजॉर्ट ही बना दिया जाए, वो काम ही खत्म हो जाए, बिल्कुल फलस्तीन नाम की चीज कोई जिसे कहते हैं ना कि सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया जाए। लेकिन होता तो वही है, जो सबसे बड़ा प्लानर जो अल्लाह है, जो उसकी प्लानिंग होती है। और वो आपने देख लिया कि आज ये बेबस है और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त मज़ाहमत सिर्फ इस बात के ऊपर है कि तुमने हमारे जितने भी बग़वी थे सब मरवा दिए और अब 25 जो रह गए वो भी नहीं तुम ला सक रहे हो। तो वो सारा एक जिसे कहते हैं ना की पॉइंट है कि ये चाहे 20 पॉइंट हो या 30 पॉइंट हो, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह एक दफा उनसे वो निकलवा लें, उसके बाद फिर हम जाने और ये इलाका जाने। फिर वहां कोई चाहे इंडोनेशिया की फौज हो या पाकिस्तान की फौज हो, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। उन्होंने आज तक यूनाइटेड नेशन की फौजियों की परवाह नहीं की। और जब लेबनान में आपको याद है कि आज से काफी अरसे पहले उन्होंने साबरा और शतीला के कैंपों पे बमबारी की थी, तो UN की फोर्सेस को भी उन्होंने मलियामेट कर दिया था। तो सही है। कहने का सर मकसद ठीक। ये है कि इस वक्त एक ही नुक्ता है, किसी तरह आपने यरगमाली छुड़ा लिए, उसके बाद फिर तू कौन और मैं कौन, जी, कोई ठीक। एग्रीमेंट जो है ना उसकी कोई परवाह ही नहीं करे।